उत्तर प्रदेश में जो एडेड स्कूल हैं उसमें प्रिंसिपल पद की भर्ती काफ़ी लंबे समय से नहीं आई है। अब खबर ये है कि सरकार जल्दी इनकी भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू करने जा रही है। इस क्रम में क्या हुआ है, जो नया शिक्षा चयन बोर्ड बना है उसने हाल ही में इस प्रिंसिपल भर्ती से संबंधित जो सिलेबस है वो जारी किया है। हालांकि पहले क्या होता था, एग्ज़ाम ये पहली बार हो रहा है, पहले क्या होता था, जो प्रिंसिपल बनाए जाते थे इन एडेड स्कूलों में वो प्रेफरेंस के आधार पर और उनकी क्वालिफ़िकेशन हो गई, एक्सपीरियंस हो गया, इसके आधार पर बनाए थे। तो पहली बार ये एग्ज़ाम के बेस पर अब होने वाली है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या समझेंगे, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो प्रिंसिपल पद हैं इनकी क्या एलिजिबिलिटी हो सकती है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या हो सकता है, ठीक है, इसका सिलेबस क्या है उसका डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे, और इस सिलेबस को हम कहाँ से तैयार करेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, उससे क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, उससे संबंधित क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, वो इस वीडियो में लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो प्रिंसिपल की जो पोस्ट है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या हो सकती है। हालांकि जो नया आयोग बना है, शिक्षा चयन बोर्ड जो बना है, उसने एलिजिबिलिटी को लेकर कोई भी अभी कोई क्लियर इसने अभी कोई क्लैरिटी इन्होंने बताई नहीं है, कोई भी प्रपत्र या कोई डॉक्यूमेंट जारी नहीं किया है। जो उसमें एक बहुत बड़ा पेज है एलिजिबिलिटी में, होता क्या था कि 2025 से पहले जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होते थे, है ना, पीजीटी वाले टीचर होते थे, ये सिर्फ पीजी के आधार पर इनको रखा जाता था कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, उसके आधार पर ये टीचर बन जाते थे। बीएड के लिए कोई मान्यता अनिवार्यता नहीं थी, ठीक। लेकिन 2025 के बाद क्या कर दिया, पीजीटी के लिए भी बीएड अनिवार्य कर दिया है, ठीक है। अब मान लीजिए वैकेंसी अगर आती है कि जो प्रिंसिपल की पोस्ट होगी उसमें पीजीटी प्लस बीएड अगर अनिवार्य करते हैं, तो 2025 से पहले के जो सिलेक्ट हैं विदाउट बीएड पीजीटी टीचर जो बने हैं वो इससे एक्सक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। अगर वो इस प्रोसेस से एक्सक्लूड होते हैं तो वो लोग क्या करेंगे, कोर्ट केस करेंगे। तो मुझे लगता है कमीशन नहीं चाहेगा कि फालतू में ये वैकेंसी अगर आए, सीरियस अगर है कमीशन है सरकार, तो फालतू में ये वैकेंसी कोर्ट केस में उलझे। तो मेरे ख्याल में जो 2013 से जो प्रक्रिया चल रही है, खाली पीजीटी जो प्रक्रिया चल रही है, जो एलिजिबिलिटी है क्राइटेरिया, उसको ये फॉलो करेंगे। अब 2013 से 2025 से पहले यानी 2013 से जो प्रिंसिपल बनाने के क्राइटेरिया चला था एलिजिबिलिटी का, वो क्या है वो हम देख लेते हैं, ठीक। तो इस भर्ती के माध्यम से क्या होता है, इंटर कॉलेजेस में और जो जूनियर स्कूल्स हैं उसमें क्या होते हैं, प्रिंसिपल बनाए जाते हैं। तो इंटरमीडिएट जो स्कूल्स होते हैं इनको बोलते हैं प्रधानाचार्य, और जो जूनियर स्कूल होते हैं इनको बोलते हैं प्रधानाध्यापक, ठीक है। अब इंटरमीडिएट कॉलेज के लिए जो प्रधानाचार्य बनते थे, ये इनके लिए पीजीटी अनिवार्य था कि वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ही होने चाहिए। अब इसमें कुछ कंडीशन थी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के साथ, कि अगर पोस्ट ग्रेजुएट जो टीचर है, पीजीटी टीचर है, वो अगर बीएड के साथ अगर उसका बीएड है तो केवल आपको 4 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, टिचिंग का एक्सपीरियंस। अब यहाँ पर टीचिंग का एक्सपीरियंस का मतलब है कि आपको जो सैलरी मिल रही हो, ये जैसे बहुत सारे स्कूल हैं एडॉप पे टीचर लगाए जाते हैं, सैलरी कम से कम उनकी किससे आ रही हो, ट्रेजरी का जो अकाउंट है, ट्रेजरी से उनको सैलरी मिल रही हो, ठीक है। तो उसके आधार पर 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। अब दूसरी कंडीशन इसमें यह है कि अगर मान लो बीएड नहीं है, पीजीटी है लेकिन बीएड नहीं है, तो उसमें क्या करते हैं, 10 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस तभी मांगेंगे जब उनमें वो फर्स्ट डिवीज़न या सेकंड डिवीज़न में उन्हें पोस्ट ग्रेजुएट किया हो। अगर वो फर्स्ट डिवीज़न या सेकंड डिवीज़न में उन्हें पोस्ट ग्रेजुएट नहीं किया है, थर्ड डिवीज़न में है, तो उसके लिए कंडीशन ये 15 साल की टीचिंग एक्सपीरियंस की हो जाती है, ठीक है। तो जिनका बीएड नहीं है तो उसके लिए 10 साल की मिनिमम टीचिंग एक्सपीरियंस मांगते हैं, किस कंडीशन में, फर्स्ट डिवीज़न और सेकंड डिवीज़न की कंडीशन में। जबकि 15 साल का जो एक्सपीरियंस रहता है वो थर्ड डिवीज़न वालों को इसमें डिसाइड किया गया है। अब क्वेश्चन यह आता है कि क्या पीजीटी जो टीचर हैं, जो टीजीटी वाले टीचर हैं, है ना, क्या ये एलिजिबल हैं। ये वैसे देखो टीजीटी वाले टीचर एलिजिबल प्रधानाचार्य पद के लिए नहीं है, लेकिन अगर टीजीटी का प्रमोशन अगर हो जाता है पीजीटी में, ठीक है, उनका चयन वेतनमान 4800 ग्रेड में आ जाते हैं वो लोग, तो इसमें और ये सारी कंडीशन फुलफ़िल कर रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। अब आ जाते हैं जो जूनियर स्कूल में प्रधानाध्यापक बनते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें टीजीटी और पीजीटी दोनों ही टीचर अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी के लिए क्या है, 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। पीजीटी के लिए वही क्राइटेरिया जो कि ऊपर क्राइटेरिया दे रखा है, विद बीएड विदाउट बीएड, ये सारा क्राइटेरिया जो है। तो ये अब तक की जो प्रक्रिया होती रही है प्रिंसिपल नियुक्त करने की, वो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये था, ठीक है।
चेंज करने के कमीशन के बहुत कम चांसेस है, मुझे नहीं लगता चेंज करेंगे तो बहुत ज़्यादा नाटक हो जाएगा। तो मुझे लगता है जो भी वैकेंसी आएगी वो इसी सेम क्राइटेरिया पर, इसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर आएगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये तो हो गया हमारा एलिजिबिलिटी हो गई। अब हम देख लेते हैं कि एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट देखो मैक्सिमम तो कुछ नहीं दी है। ठीक है, अगर हम पुराना वाला उठा के देखें, एलिजिबिलिटी वाला जो क्राइटेरिया जो इनका नियुक्त करने का जो प्रोफार्मा है उसमें देखते हैं तो मैक्सिमम लिमिट तो कुछ नहीं दिखे, लेकिन मिनिमम उसमें 30 ईयर उसमें लिख रखा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में यही रहेगी, 30 ईयर मिनिमम रहेगी, मैक्सिमम अभी कुछ नहीं लगाएंगे इसमें। तीसरा हम इसमें देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। तो एग्ज़ाम पैटर्न क्या भाई, तो एग्ज़ाम इसमें एग्ज़ाम को दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो रिटन एग्ज़ाम होगा, दूसरी स्टेज होगी इंटरव्यू की। रिटन में क्या होगा, रिटन में 120 क्या होंगे, मल्टीपल चॉइस वाले जो क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन ये आएंगे 120 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन कितना होगा, 3 नंबर का, यानी 360 नंबर का पेपर होगा। 1/3 निगेटिव मार्किंग इसमें रहने वाली है। ठीक है, ये ध्यान रखें, 1/3 निगेटिव मार्किंग, यानी 3 क्वेश्चन आप गलत करते हो तो आपका एक क्वेश्चन जो सही होगा वो कट जाएगा। ठीक, फिर यहाँ से जब आप पास करेंगे तो फिर आपका इंटरव्यू होगा 40 नंबर का, 40 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। टोटली 400 नंबर का आपका पेपर होगा। 400 नंबर के आधार पर मेरिट बनेगी, कट ऑफ बनेगी, उसके आधार पर फाइनली सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा। अब देखते हैं जो इसका सिलेबस जो कमीशन ने जारी किया है वो कैसा है, सिलेबस में क्या क्या चीज़ें। तो सिलेबस को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। सिलेबस प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक, इन दोनों के लिए थोड़ा सा डिफरेंस है। तो मैंने इसको बेसिकली 2 पार्टों में डिवाइड किया है कि एक तो दोनों में समानता क्या है और दोनों में अंतर क्या है। समानता की बात करें तो देखो आप कि जीएस जो है जनरल स्टडी, वो दोनों में एक ही है। जीएस में क्या क्या होगा आप देखिए। जीएस में आपके करंट अफेयर्स होगा, समसामयिकी, जो ट्रेडिशनल जो परंपरागत जीएस आती है, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है ना, और पॉलिटी वगैरह जो आती है वो होगी इसमें। तीसरा क्या होगा, तीसरे सेक्शन में क्या, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस होगी, और आईटीसी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ये इसका सिलेबस होगा जीएस का। तो जीएस का अगर देखेंगे हम, दोनों का ही कॉमन सिलेबस, ये देखिए प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य, दोनों का ये जीएस का सिलेबस कॉमन है। ठीक है, तो इसमें जो समान है वो क्या क्या है, पहला तो है इसमें जीएस इसमें कॉमन है। ठीक, जीएस में क्या क्या आ गया, करंट अफेयर्स आ गया, ट्रेडिशनल जीएस आ गया, और जनरल साइंस प्लस आईटीसी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। ठीक, दूसरा इसमें क्या है, कंप्यूटर भी समान है, कंप्यूटर की नॉलेज इसमें मांग रहे हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर और आईटीसी दोनों में भी सेम है। लैंग्वेज की अगर बात करें तो लैंग्वेज इसमें दे रखी है। लैंग्वेज के 2 सेक्शन इसमें दिए हैं, एक तो सामान्य हिंदी और दूसरा जनरल इंग्लिश। इसमें भी देखिए दोनों ही समान। सामान्य हिंदी में आप देखिए सिंपल हिंदी आएगी, जैसे अशुद्धि शोधन हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गए, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, मुहावरे हो गए, लोकोक्तियाँ हो गई, समास, संधि, अलंकार, ये सारी चीज़ें आएंगी। सरकारी अर्ध सरकारी पत्र लेखन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, लेटर्स भी इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, ये भी दोनों में सेम है। ठीक, इंग्लिश की बात करें, जनरल इंग्लिश की बात करें, प्रीपोजिशन आ गई, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, सिनोनियम, इंटोनियम्स, ये सब आएंगे, ये है। ठीक है, तो ये चीज़ भी जो लैंग्वेज है ये भी हमारी सेम ही है, यानी सामान्य हिंदी और जनरल इंग्लिश ये भी सेम आएगी। अब अंतर कहाँ जाता है, अंतर आता है यूनिट 7 से। यूनिट 7 जो होगी वहाँ से अंतर आना शुरू हो जाता है। आप देखेंगे यूनिट 6 तक तो सेम ही है, जैसे आप देखें यहाँ से लेके यूनिट 6 ये पूरा सेम ही है, कोई अंतर नहीं है, सेम इसमें है। ठीक है, इसमें आप देखिए अच्छा एक चीज़ और आप देखिए कि खंड 1 इसमें यूनिट 3 यूनिट है, प्रश्न कितने आएंगे, 30। ठीक, खंड 2 इसमें 2 यूनिट है, प्रश्न कितने आएंगे, 30, तो 60 प्रश्न ही हो गए। अब खंड 3 है, खंड 3 यूनिट 6 से शुरू होता है और ये यूनिट कहाँ तक जाता है, 1 मिनट, ये यूनिट 12 तक जाता है, यूनिट 12 तक। इसमें कितने प्रश्न आएंगे, इसमें आएंगे 60, तो टोटल 180 प्रश्न हो गए। ठीक है, तो यूनिट 6 यहाँ तक तो हमारा सिलेबस सेम है। इसमें भी देखें यूनिट 6 में क्या आता है, जो हमारे प्री इंडिपेंडेंट जो हमारे एजुकेशन के विकास में, डेवलपमेंट में जो कार्य हुए वो इसमें, जैसे ये आ गया चार्टर एक्ट 1813 वाला जो आया था, जिसमें 1 लाख रुपए एजुकेशन के लिए डिसाइड कर दिए, कि बजट बनाया गया था उसका। फिर बुड डिस्पैच आया था, हंटर कमीशन आया था, सेडलर आयोग आया था, कमीशन आया था, है ना, सार्जेंट कमीशन आया था, ये सारी चीज़ें इसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंट में क्या आया था,
राधा कृष्ण आयोग, कोठारी आयोग, शिक्षा, न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ वगैरह, ये सब इसमें हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा पूरा सिलेबस यहाँ तक सेम है, प्रधानाचार्य का भी और प्रधान अध्यापक का भी। अब जो अंतर वाली बात आ जाती है, अंतर वाली आती है यूनिट 7 से। यूनिट 7 में क्या है, तो आप देखेंगे जो 10+2 के प्रधानाचार्य होंगे इंटरमीडिएट कॉलेज के, वो रेगुलेट जो होता है उसके लिए एक्ट क्या है, उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट 1921, इससे ये रेगुलेट होता है 10+2 के कॉलेजेस। और जो जूनियर कॉलेजेस हैं वो किससे रेगुलेट होता है, यूपी बेसिक एजुकेशन एक्ट 1972। तो ये जो यूनिट 7 से, यूनिट 7 से आपके डिफरेंस आ जाता है, ठीक। डिफरेंस किसको लेकर, इनको रेगुलेशन, इन स्कूलों के रेगुलेशन को लेके, उससे संबंधित दोनों अलग अलग एक्ट हैं। अब इसमें जो एक्ट हैं, पहले प्रधानाचार्य वाला जो देख ले रहे हैं, इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट 1921, इसमें एक्ट में जो भी सारी चीज़ें दे रखी हैं, प्रधानाचार्य की भूमिका, शैक्षणिक प्रशासन जो एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन है वो दे रखा है, कार्यालय प्रशासन है ना, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, विद्यालय का वित्तीय प्रशासन, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, और शिक्षा संबंधी जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जितने भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं, वो इसमें दे रखी हैं। सेम अगर हम बात करेंगे तो सेम बेसिक एजुकेशन का जो एक्ट है उसमें भी यही है। तो दोनों ही एक्ट अलग हैं, लेकिन इसमें जो संरचना है स्कूल को रेगुलेट करने की, वो भी दोनों अलग दे रखे हैं। तो इसलिए हमको एक्सक्लूसिवली इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। जीएस तो है ही है, क्योंकि 60 क्वेश्चन आप देखेंगे अकेले सेक्शन जो खंड 3 है, इससे 60 क्वेश्चन आने हैं। यानी टोटल जो 120 क्वेश्चन है, 120 में से 60 क्वेश्चन अकेले इस खंड 3 से आने हैं, जिसमें कि 6-7 सेक्शन है, ठीक है। और यहीं पर सिलेबस में डिफरेंस आता है, और इसलिए हमको ये एक्ट बहुत डीप, बहुत थॉरोली, बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों में ये अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा सिलेबस में क्या समानताएं और क्या अंतर है। हम अंतर किस लेवल पे अपनी अपनी जो आप जिस चीज़ के लिए एलिजिबल हो रहे हैं, जिसमें फॉर्म भरेंगे, उस हिसाब से आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक। अब आगे हम देखते हैं कि जो सिलेबस है, इसको सिलेबस को तैयार कैसे करना है, इसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे पढ़ाई इसमें करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जीएस। इसको मैंने 3-4 पार्टों में डिवाइड किया। जीएस हो गया, कंप्यूटर एंड आईटीसी हो गया, तीसरा लैंग्वेज हमें कहाँ से पढ़ना है, और ये एक्ट हमें कहाँ से पढ़ने हैं। तो हमको अपनी पूरी तैयारी को 4 भागों में डिवाइड करना है। एक तो जीएस की तैयारी करने के लिए, है ना, दूसरी कंप्यूटर और आईटीसी, तीसरी हमें लैंग्वेज हमें क्या होना चाहिए, और चौथा जो है एक्ट। 4 पार्टों में तैयारी को पूरी डिवाइड करेंगे। जीएस, अब जीएस हमको सबसे पहले देखते हैं जीएस हमको क्या करना है। तो जीएस आपके लिए कुछ नहीं करना है। यूपी पीसीएस में क्या होता है, यूपी पीसीएस अगर देखें, अपर पीसीएस, उसमें जीएस का जो पेपर होता है, प्री के जो जीएस के पेपर होते हैं, उसके लिए आती है घटना चक्र, प्रकाशन की, ये पूर्वावलोकन आती हैं। हर सब्जेक्ट्स की आती हैं, जीएस की आती हैं, वो हिस्ट्री की आती हैं, ज्योग्राफी की आती हैं, एनवायरनमेंट की आती हैं, इकोनॉमिक्स की आती हैं, और है ना, ये सारे पॉलिटी वगैरह सब की आती हैं। तो आप ये ले लीजिए। इसमें है क्या, इसमें कुछ नहीं। यूपी पीसीएस के जो पीवाईक्यू हैं, मतलब यूपी पीसीएस तो है ही है, पीवाईक्यू मिलेंगे, यूपी पीसीएस के तो मिलेंगे, साथ भी जो अदर स्टेट्स हैं उनके भी मिलेंगे, प्लस यूपीएससी के पीवाईक्यू मिलेंगे। एक तो ये खास बात है इनकी, पीवाईक्यू आपको जितने भी 20 साल 15 साल के जो भी पीवाईक्यू हैं, जितने भी स्टेट्स में हो, यूपीएससी में, वो सारे इसमें मिल जाएंगे। दूसरी खास बात क्या है, इनको पीवाईक्यू को जितने पीवाईक्यू दे रखे हैं, उसमें चैप्टर वाइज उनको, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज उनको अलग अलग किया हुआ है। तो आप जब तैयार करेंगे, जैसा मान लीजिए सिलेबस में आपके दे रखा है इंडियन हिस्ट्री। अगर इंडियन हिस्ट्री की बात करें, 3 पार्टों में डिवाइड है। एंशिएंट हिस्ट्री हो गई, मिडाइवल हो गई, है ना, मॉडर्न हो गई। अब एंशिएंट में तुम्हारे हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, मौर्यन एम्पायर हो गया, ठीक है, गुप्ता एम्पायर हो गया। तो ये सारे टॉपिक हैं, इनको सबको इन्होंने अच्छे तरीके से हर टॉपिक को क्लासिफिकेशन इसमें कर रखा है। तो आपकी जो पढ़ाई होगी, अगर इनको आप पढ़ते हो पीवाईक्यू को, तो आपकी पहली बात तो आपकी टॉपिक वाइज तैयारी होगी, ठीक है, टॉपिक वाइज तैयारी होगी। दूसरा, इनके क्वेश्चन जो आंसर दे रखे होते हैं, उनमें आंसर के नीचे एक्सप्लेनेशन दे रखा है। एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन आप जो कर रहे हैं प्लस जो इनका एक्सप्लेनेशन है, तो आसपास का पूरा जो एरिया है उस टॉपिक का, वो आपका तैयार होगा। यानी जो क्वेश्चन आया वो तो तैयार हो ही रहा है, लेकिन आगे भविष्य में क्या क्वेश्चन आने की संभावना है, वो भी इससे तैयार हो जाएंगी। तो ये आपको
किताब पे नहीं जाना पड़ेगा, आप किताब की जगह सीधे क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आप अपनी तैयारी करेंगे। फिर दूसरे इनको सॉल्व करने से फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि आपकी मसल मेमोरी बिल्ड होगी, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है एग्ज़ाम के अंदर। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग 1/3, तो हमारा पूरा फोकस ये रहेगा कि अच्छे से हम क्वेश्चन सॉल्व करें, क्वेश्चन सॉल्व करने के नए नए तरीके से कैसे सॉल्व करे जाते हैं। तो वो एक जो मसल मेमोरी है, इनके माध्यम से आपको जो मसल मेमोरी है, इनके माध्यम से आपकी अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगी और बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। तो जीएस के लिए आप जितने पूर्वावलोकन है ये आप ले लीजिए, बहुत फ़ायदेमंद है, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं कंप्यूटर एजुकेशन की। तो घटना चक्र की यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि जो घटना चक्र में इसका वो कर रहा हूँ प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। घटना चक्र की किताबें मैं खुद पढ़ता हूँ। रीज़न इसका क्या है कि इसमें सबसे कम गलतियाँ होती हैं, और गलतियाँ अगर हैं भी तो इनकी एप्लीकेशन में जाके आप बता दो तो ये लोग सही कर लेते हैं उसको, ठीक है। तो गलतियाँ कम से कम होती। इनकी एक कंप्यूटर की बुक आती है, ये कंप्यूटर की बुक जो होती है इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, ये कंप्यूटर की बुक क्यों निकालते हैं? आपने आरओ और एआरओ का जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो मेंस होता है उसमें कंप्यूटर आता है। तो आरओ एआरओ की जो कंप्यूटर की किताब आती है वो ले सकते हो आप। सिंपल एक कंप्यूटर की बुक निकालते हैं, ये भी ले सकते हो आप। इससे आपकी कंप्यूटर और आईटीसी की जो जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो दूसरा पोर्शन ही हो गया। तीसरा हमारा है लैंग्वेज। लैंग्वेज कैसे तैयार करें? लैंग्वेज में क्या? सामान्य हिंदी और जनरल इंग्लिश। तो आप देखिए वही जो मैंने बताया आरओ और एआरओ, इसका जो मेंस होता है उसमें इंग्लिश और हिंदी, हिंदी तो प्री में भी आती है और मेंस में भी आती है, लेकिन इंग्लिश अच्छी खासी इंग्लिश आती है मेंस में। तो आप अगर इसके मेंस का 10 ईयर ले लेंगे, आरओ का, हिंदी और इसका ना, आरओ का मेंस का 10 ईयर, मेंस का या प्री मेंस दोनों कंबाइंड का 10 ईयर ले लेंगे, तो आपका जो लैंग्वेज वाला पोर्शन है जिसमें सामान्य हिंदी और इंग्लिश, वो आपकी लगभग इसमें कंप्लीट हो जाएगी। तीसरा सबसे बड़ी बात जो कि लेटर है, लेटर वाला पोर्शन इसमें कंप्लीट आपका बिल्कुल हो जाएगा। सारे लेटर इसमें बड़े अच्छे तरीके से दे रखे होते हैं, ठीक है, क्योंकि आरओ में लेटर पूछे जाते हैं। अब रह जाएगा इंग्लिश का थोड़ा पोर्शन, कुछ पोर्शन रह जाएगा। तो आप इंग्लिश के लिए पहले कि यूपी पीसीएस प्री सीसेट के लिए इनकी एक बुक आती थी, अगर वो मिल जाए तो आप ले लीजिएगा घटना चक्र की। नहीं मिलती है तो इंग्लिश की वैसे भी कोई जनरल नहीं निकालते, वो सारे जो टॉपिक दे रखे थे उनमें मिल जाएंगे वो। तो आप उससे अगर तैयार करोगे तो सारे इंग्लिश के आपको तैयार होंगे विद क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में आपको तैयार हो जाएंगे। तो आपको कुल मिला के आरओ के लिए जो बुक आती है हिंदी इंग्लिश में के लिए, वो आपको लेनी है, ठीक है। इनसे भी अगर कुछ बच जाता है, जैसे आप सिलेबस में देखेंगे आरओ में मेंस में अलंकार नहीं आते, अलंकार शायद नहीं आते, तो इनके लिए क्या करेंगे, तो एक अलग से क्या करेंगे, हिंदी की अलग से बुक ले लेंगे। जो आरओ में सिलेबस में मिल जाए वो पढ़ लेंगे। जो बच जाता है वही घटना चक्र की कोई हिंदी की कोई बुक आती है, उससे आप अलंकार वगैरह जो भी बच जाएगा वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आपकी यहाँ से लैंग्वेज पूरी हो जाएगी। अब आ जाती एक्ट। तो भाई एक्ट के लिए स्पेशल अभी तो कोई बुक नहीं निकाली, लेकिन हम लोग जो जॉब करते हैं माध्यमिक शिक्षा में, तो उसमें देखेंगे इन एक्ट से जुड़ी लॉ एजेंसी की एक बुक आती है, लॉ एजेंसी है शायद, इसके इंटरमीडिएट का 1921 की एक्ट की भी बुक आती है और 1972 की बुक एक्ट, इन दोनों की बुक आती है। तो आप वो ले सकते हैं। बुक बहुत महंगी है, वो शायद 2-2.5 हज़ार रुपये की। अगर मैंने मान लो आगे मैं इस पर वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों की डिमांड आएगी तो मैं इससे रिलेटेड वीडियो बनाऊँगा, तो मैं बुक लूँगा। उसमें से ये जो टॉपिक हैं आपके, जो एक्ट से रिलेटेड टॉपिक हैं, जैसे कि ये टॉपिक मैं कवर करूँगा। नहीं, अगर आपको थॉरली पढ़ना है तो आप ये लॉ कमीशन है या लॉ एजेंसी ऐसी कुछ है, उनकी ये बुक ले लीजिएगा। इससे आपका ये चौथा वाला जो पार्ट तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको तैयारी करनी है जीएस की। 4 पार्टों में डिवाइड करना है हमें पूरा तैयारी को, जीएस को, कंप्यूटर को, लैंग्वेजेस में और एक्ट में, ठीक है। आप लोग जो बुक रिकमेंड की आप लोग देख लीजिए, इससे निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। और एक बुक और ले लीजिए लूसेंट की, जीएस की जो आती है, लूसेंट की बहुत अच्छी बुक है, वो आप बेस बुक रख सकते हैं, काफ़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है, वो आप इसको पढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर इससे ज़्यादा अगर बुक के पीछे भागेंगे, हिस्ट्री के अलग पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी के अलग पढ़ रहे हैं, बुक के पीछे भागेंगे तो कुछ भी तैयार नहीं होगा आपका और बहुत ज़्यादा वाइड सिलेबस लगेगा। फाइनली अल्टीमेटली करना क्या, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करना ही ना सीखें, जो कि बहुत अच्छे फॉर्मेट में इसमें दे रखे हैं, ठीक है। तो आपकी तैयारी इनसे बहुत अच्छी हो जाएगी जो मैंने बताया है। बाकी आपको अगर कुछ और पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।